महामारी के चलते हुए जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई की मार, आज अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की तो 100 से क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम इस तरफ देखें तो कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। हर बार वो यही सरकार को जगाने की कोशिश करती है कि महंगाई के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, ताकि गरीब आवाम जो पिस रही है वो कहीं ना कहीं बच सके। इसी सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं रविंद्र शर्मा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरह से हमें देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रही है, कभी पेट्रोल डीजल या गैस की बात करें या और महंगाई की बात करें, हमेशा प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन सरकार कहीं पे उनके कानों के पीछे जूं रेंगती हुई भी नज़र नहीं आती है। क्यों बार बार जो है महंगाई हमेशा बढ़ती ही जा रही है? क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आज बीजेपी सरकार जो है वो 34 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लीटर पे पेट्रोल पे कमा रही है टैक्स, और 33 रुपये डीजल पे। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब पेट्रोल पे 9 रुपये 46 पैसे टैक्स था और डीजल पे 1 लीटर पे 3 रुपये 56 पैसे टैक्स था। तब प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के सारे लोग ये पूछते थे कि पेट्रोल और डीजल महंगा कम क्यों नहीं होता। आज जो सरकार खुद 1 लीटर पे 33 और 34 रुपये के करीब कमा रही है, उसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट्स उसके ऊपर एडिशनल टैक्स है, 60% तो टैक्स है। अगर देखा जाए तो आज 35 और 40 रुपये टैक्स के बिना पेट्रोल और डीजल जो है लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन टैक्स के हिसाब का होता है। ये सरकार तो लोगों की चमड़ी उधेड़ रही है, इसलिए कांग्रेस का और बाकी लोगों का लोग तराई कर रहे हैं। और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा टैक्स, वो सरकार जो छोटे से महंगाई पे इतना बड़ा हंगामा करती थी, आज वो इनसेंसिटिव हो गई है। वो उस बात को, उनको दर्द जो है लोगों का महसूस नहीं हो रहा। वो विपक्ष का काम है उठाना मुद्दा, वो आपको भी पता है, कांग्रेस का भी सारे देश को पता है, लेकिन सरकार जो है उस टच से मस नहीं हो रही है। ये बताता है कि कितनी बेदर्द बेरहम सरकार है। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा टैक्स अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर है तो हिंदुस्तान में, गूगल खोल के देखिए। तो बीजेपी और मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और टैक्स कम कर दें तो रेट कम हो जाते हैं। 100 रुपया 94 रुपये पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। आम आदमी की हर चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि किराया और भाड़ा महंगा हो गया। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, फिर खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी। सर, यहाँ पर देखा जाए पिछले साल भी जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई। इस बार फिर से प्रोटेस्ट जो हैं वो आपके जारी हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, कुछ कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बात है कि अपोजिशन की आवाज़ उठाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रोक जो है वो नहीं लग रही है? बता देखिए, बात यह है कि लोगों ने भी मीठी गोली खा ली, अच्छे दिन की इंतजार में सारे वोट उनको दे दिए, इतना बड़ा बहुमत दे दिया कि वो बहुमत का मिसयूज करके वो सोचते हैं कि हमने चुनाव तो दूसरे मुद्दों पे लड़ना है। जब चुनाव आएगा तो तब कोई और देशभक्ति, कोई और धार्मिक मामला, कोई और चीज़ें, सेंसिटिव मामला उठा के ले आएंगे, देश की सुरक्षा का मामला ले आएंगे, और उस वक्त जो है वो महंगाई लोग भूल जाएंगे। वो कहेंगे देश बचेगा तो हम बचेंगे, इसलिए वो जो है उस चीज़ को देखते नहीं कि मोदी सरकार ने जो नारे लगाए थे बीजेपी ने कि हम काला धन ले आएंगे, क्या 7 साल में आया? हम काले धन की कमर तोड़ेंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, नोटबंदी की फेक करेंसी खत्म होगी, आतंकवाद में फर्क पड़ा। आपने जो भी वादे किए उन लोगों को अंदर ठोकेंगे, लोग बाहर जहाँ से भाग गए। महंगाई की आज रिकॉर्ड जो है वो महंगाई है देश भर के अंदर, हर चीज़ की। अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, जो लोग एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। करोड़ों की तादाद में जो है 14 करोड़ लोग जो है वो पहली वेव में और नोटबंदी की वजह से अनएम्प्लॉयड हुए। तो इसलिए हर स्तर पर ये फिफल है, लेकिन भटकाने में, लोगों को गुमराह करने में, लोगों का ध्यान भटकाने में ये बीजेपी कामयाब हो जाती है, और लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती कि हमारे लिए जो वादे किए थे उस पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसलिए अब उम्मीद है कि लोग सवाल खड़ा करेंगे।
सर सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जिस तरह से इल्ज़ामात जो हैं वो बार बार कांग्रेस के ऊपर आयद किए जाते हैं कि इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, खासकर जम्मू कश्मीर को लूटा है, इन्होंने यहाँ पर आतंकवाद जो है वो फैलाया है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ की रोज़गार की, नौकरियों की, तो वो भी ये कहा जाता है कि इनके 70 साल के गुनाह हैं वो अभी हम मिटा रहे हैं, लेकिन मिटेंगे आहिस्ता आहिस्ता। उनके ऊपर जवाब तो देना चाहिए लोगों को, खासकर लोगों को बताना चाहिए कांग्रेस ने क्या किया है और ये क्या कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आए थे, ये सिर्फ 7 साल का हिसाब दे लें कि 7 साल में 2 करोड़ पर साल जो नौकरी लगानी थी, 14 करोड़ लोग अप्लाई होने चाहिए। 14 करोड़ जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो उनका रोजगार खत्म हो गया। गवर्नमेंट नौकरियाँ कहीं नहीं हैं, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी से वंचित हो गए। तो लोगों को समझना चाहिए ना, तुलना करनी चाहिए। और कांग्रेस के किसी इल्ज़ाम लगा तो उसको निकाल के बाद फेंका जो जेल में जो उनको कहा कि CBI इंक्वायरी की। इनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे तो आप बताइए कि किस केस में जांच हुई। महाराष्ट्र में किसी मंत्री के ऊपर इल्ज़ाम लगे, CBI पहुंच जाती है, उनका पद का इस्तीफा हो जाता है। अगर यहाँ कोई इल्ज़ाम लगे, कोई इनका पार्टी का लोग इल्ज़ाम लगाए, उसकी जाँच भी होती है और कोई माफिया मंगाई जाती हैं। इतने बहुत सारे इल्ज़ाम इनके हैं जो कि ये RTI कमज़ोर, सब कमज़ोर को जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इनके घोटाले बाहर आएंगे। लेकिन ये तो दुनिया देख रही है कि विजय माल्या भाग गया 10,000 करोड़, नीरव मोदी भाग गया, चौकसी भाग गया, फलाना मोदी भाग गया। देश से सफ़ेद धन और बैंकों को लूट करके लोग हवाई जहाज के माध्यम से गए हैं, तो चोरी छुपे सुरंग से नहीं क्रॉस करके गए। लाखों हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले करने वाले लोग, वो लोग जो है वो यहाँ से विदेशों में चले गए और बैठे। सरकार की क्यों नहीं हुई, और इसलिए इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं, कांग्रेस का कोई सबूत कर देते किसी का के खिलाफ, हमने 2G घोटाला, फलाना घोटाला, कोई एक आदमी बताओ जिसको कोर्ट में बरी किया। इन्होंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पे भी इल्ज़ाम लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेदाग और वो बताया। सिर्फ पुलिस तो किसी के खिलाफ भी केस कर ले, CBI तो किसी को भी, आपके खिलाफ भी रिपोर्ट मेरे खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन कोर्ट जब बरी करता है तो साबित हो गया कि सब कुछ मसनूई था। सर इल्ज़ामात की बात अगर करें तो हाल ही में जिस तरह से इन्होंने एक रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर वायरल की, उसमें दिग्विजय सिंह को इन्होंने टारगेट किया है कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है 370 को लेकर कोई बयानबाजी जो है उन्होंने दी है। इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसला जो है बाजार में गर्म किया गया है। क्यों मसला गर्म होना है? 70 साल तक 370 इस देश के आइन का हिस्सा रहा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा। आज मान लिया आपका मुद्दा था, आपने तोड़ दिया। अगर किसी ने सवाल पूछा, किसी पत्रकार ने, और अगर उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तब इस पर विचार करेंगे, देखेंगे, तो वो पाकिस्तानी हो गए, वो देशद्रोही हो गए, कांग्रेस पाकिस्तानी हो गई। इन लोगों के भाषा और शैली ऐसी कि महंगाई है, कोरोना से लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए, लोगों का ध्यान भटकाना है, किसान आंदोलन देश में चल रहा है। इसलिए इनको जो ऐसी बात मिलनी चाहिए। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई जब हम आएंगे तो इसमें विचार करेंगे क्या करना है। उन्होंने ये नहीं कह दिया, एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन वो पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा हम इस पर सोचेंगे तो इसमें क्या गुनाह हो गया। और उसको इन्होंने ट्विस्ट करके, मोड़ तोड़ करके, अगर कहा भी वो पार्टी उनसे बात करेगी, लेकिन इन्होंने ये कहना कि ये देशद्रोह है, ये पाकिस्तान की चाल है। भाई 70 साल तक यहाँ 370 था, इस आइन का हिस्सा था, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं था। और इन्होंने तो मैं समझता हूँ कि बहुत गुनाह किया कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को तोड़ा, ड्यूटी बनाया। यहाँ के ज़मीन और नौकरी के अधिकार के लिए बीजेपी की वचनबद्ध थी। इन्होंने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट बहाल करेंगे, तो उसमें 370 में नौकरी और ज़मीन ही तो बची थी कि जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनकी नौकरी और ज़मीन जो है वो महफूज रहेगी। रविंदर रैना जी कहते हैं कि जो पाकिस्तान चाहता है वही बोली कांग्रेस बोलती है। अगर वो 370 चाहता है कि वापस आए, कांग्रेस भी चाहती है 370 वापस आए, या कोई और मुद्दा जो है वो पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस भी बोलती है। आखिरकार इस तरह की क्यों? चलो उनको यही आता है, उन्होंने पाठ ही यही पढ़ा है, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा तो नहीं था 370, हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा रहा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने उस वक्त मुनासिब समझा दिया, और इसका मतलब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को गाली निकालते हैं। हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं
डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की अध्यक्षता की, उन सबको जो है वो पाकिस्तानी करार देते हैं। उनके कहने का मतलब क्या है कि भाजपा के कहने का मतलब ये है कि जो देश का आइन था उस वक्त ये मुनासिब समझा कि 370 यहाँ पे एक दर्जा दिया गया, और फिर 371 भी है नॉर्थ ईस्ट में, उसको क्यों नहीं तोड़ते? तो वो भी गलत है। अगर 370 गलत था, 371 गलत था, तो हिमाचल को अलग देश नहीं है। वहाँ क्यों नहीं आप जम्मू कश्मीर का, जो बाहर का कोई आदमी जाकर ज़मीन ले सकता? फिर पूरे देश में एक जैसा कानून क्यों नहीं? 11 रियासतें ऐसी हैं यहाँ पे इस तरह की कानून। यहाँ 370 था, अगर वो 369 होता, 371 होता तो फिर तो इतराज नहीं होता। 370 371 तो यही है। वहाँ वो देशद्रोही नहीं है, वहाँ वो पाकिस्तानी है। इसलिए किसी को समझ नहीं आता तो हम क्या करें? जब समझ के ना समझ बने उसको आप क्या करें? ये खुद समझते हैं, ये ध्यान हटाने के लिए इनका एक तरीका होता है, और जिस तरीके से किसी ने बात कर ली तो गुनाह हो गया। सर जिस तरह अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। हम इसलिए अभी पूरा विचार नहीं देते कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ये पाकिस्तान का सवाल है, तो दरवाजे से अंदर मत लाओ। तो इसलिए बीजेपी को थोड़ा आइन और पाठ पढ़ना चाहिए। सर जिस तरह से अभी खासकर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, लोगों के अंदर इस चीज़ का जो वहम है वो फैला हुआ है कि शायद जम्मू कश्मीर को अलग से कोई स्टेट बना रहे हैं, या क्या क्या मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि खासकर कश्मीर में लोग ज़्यादा खौफजदा हुए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसे हवाई जो खबरें हैं उनके ऊपर मैं जवाब नहीं देता, ना बनता है कि ये इनके दिल में क्या है, ज़ुबान पे क्या है, जहन में क्या है, उसका मैं और आप नहीं समझ सकते हम क्या जवाब। जब वो करने पे आएंगे तो बात करेंगे। उन्होंने पहले भी किया, मनमर्जी की, डिक्टेटराना किया, आर्बिट्रेरी किया। रात के अंधेरे में जो है वो फौजें लगा दी और कहा कि अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती, बहुत बड़ा खतरा है। जिस अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश भर में जम्मू के अंदर इतनी बड़ी जो है वो जंग हुई, उस यात्रा को रद्द करने के लिए इनको वही दिन मिला था। 370 आपने तोड़ना ही था। अगर आपकी हटदर्मी थी, आपके पास मजाकी थी, हम रोक नहीं सकते थे, लेकिन आप यात्रा को मुकम्मल होने देते हो, उस पवित्र यात्रा को। लेकिन आपके लिए वो पवित्र यात्रा नहीं है, आपके लिए चुनावी मुद्दा है। आपने अमरनाथ यात्रा को रोक दिया, लोगों को कहा भाग जाओ, टूरिस्ट पिलग्रिम को। करना क्या था? 370 को पार्लियामेंट में तोड़ना था। और रात के 12 बजे तक गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते रहे कि कोई ऐसी बात नहीं, ये थोड़ा खतरा है। और दूसरे दिन 11 बजे बिल पेश हुआ, किसी को खबर नहीं थी। इसलिए ये क्या करने वाले हैं? ये जमहूरियत में विश्वास नहीं करते। जमहूरियत में लोगों को, मेन स्ट्रीम पार्टी को जो 70 साल से चुनाव लड़ती रही, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती रही, पाकिस्तान के एजेंडे के खिलाफ लड़ती रही, उस वक्त बीजेपी जनसंघ नाम था इसका, उस वक्त जनसंघी कहाँ थे? उस वक्त कहाँ थे? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वही पार्टियाँ वहाँ रही। हमारे वर्कर मरे, हमारे साथी मरे, हमारे लीडर गोलियों से मारे गए। ये तो बीजेपी आज पैदा हुई, आज अगर 4 लोग मर रहे हैं। लेकिन 70 साल से पाकिस्तान के एजेंटों का और उग्रवाद और लगाववाद का मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी करती है, या मुख्य धारा की। तो मुझे कोई संकोच नहीं, हम विचारधारा से अलग हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे के खिलाफ वो खड़े हुए, चुनाव में हिस्सा लिया। आज आप देश को, उन लोगों को गाली निकालते हो, देश का नुकसान करते हो। अगर ऐसी बात करते हो, आपकी विचारधारा से वो अलग नहीं, हम भी सहमत हो सकता है, ना हो कई बातों पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक उस आदमी को पाकिस्तानी कह दो। सर 370 की अमेंडमेंट करने के बाद क्या लगता है जम्मू कश्मीर के हालात कितने सुधार में आए हैं? जिस तरह से वादे किए गए थे कि यहाँ की मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म होगी, क्योंकि ये 370 एक रोड़ा है यहाँ पर, उसकी वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हम अच्छे से नहीं कर सकते। क्या लगता है कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, या मैं मिलिटेंसी की बात करूँ तो कितनी रोक लगी है? ये सबको नजर आती है। अगर मैं ये ऐनक लगा लूँ तो आपका रंग अलग आ गया। जिन्होंने ये ऐनक लगाई है वो कहते हैं जम्मू कश्मीर खुशहाल है। जिन लोग आँखों से देखते, कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। आपने देखा हमारे सरकार 2014 में जम्मू कश्मीर में मिली जुली सरकार जब थी, तो डीजीपी और सिक्योरिटी और आर्मी वाले कहते हैं 70 मिलिटेंट रह गए, और पाकिस्तान में पीओके में 100 या 150 मिलिटेंट होंगे। आज वही डीजीपी पद होता है, इंसान की बात नहीं है, लेकिन वही आर्मी के ऑफिसर कहते हैं कि 200 से 250 मिलिटेंट एक्टिव है कश्मीर के अंदर। 200-250 मिलिटेंट हर साल मारा जाता है, और
पाकिस्तान में भी 250-300 एक्टिव तैयार है हिंदुस्तान में आने के लिए। मिलिटेंटों की संख्या 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना ज़्यादा आपने मारे भी, क्योंकि जितने ज़्यादा होते हैं मारे जाएंगे। आपने हमला करके पीओके के आपने कहा कैंप खत्म कर दिए, तबाह हो गए। उसके बाद जो 250 से 300 मिलिटेंट बाहर बैठे हैं, 200 से 250 यहाँ एक्टिव हैं, तो कौन से चश्मे से ये देख रहे हैं? 3 साल से जमहूरियत यहाँ नहीं है, परिंदा पार नहीं मार सकता। आप लोगों को इजाज़त नहीं देते कि बिजली पानी की तबाही है कि उसकी प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आपको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ नारा लग जाएगा। कोई कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत किया, आप कहते हो कोरोना है, कभी कोई खतरा है, और 370 की बात करोगे तब भी अंदर। मुझे इस दफ्तर से उठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हम सवाल पूछने वाले थे 16 अगस्त 2005 को, जब 12 अगस्त को जब भी तो नॉर्मल ही मैं कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्समैन हूँ, जम्मू कश्मीर कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, और हम अगर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कौन सा खतरा था अमन शांति को? लेकिन कश्मीर में तो टेलीफोन बंद। अगर लोग खुशहाल थे तो फिर ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए, फिर लोग खुशी से कहना चाहिए चुनाव, और फिर उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के मिलिटेंट जो है वो कहाँ आएंगे, जहाँ के मिलिटेंट जो है कहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए कश्मीर करने में बहुत अंतर है। लोगों को गुमराह करके जो मर्जी कहें, लोग नाखुश हैं। कांग्रेस कितना प्रिपेयर है? अगर अभी इलेक्शन करवाए जाते हैं, क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस आएगी? क्योंकि जनता को अब चाहिए कि कोई भी पार्टी ऐसी आए जो कोई कुछ ऐसे मुद्दे लाए जो लोगों के हित में हो। और कितनी प्रिपरेशन? देखिए, प्रिपरेशन तो आप तो ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टी तो प्रिपेयर होती है, हमारे गार्डर है, वर्कर है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी तो करने नहीं देती। कभी सिक्योरिटी का बहाना है, कभी कोरोना का बहाना है, कोरोना की मुसीबत भी है, इतने लोग जम्मू में मारेंगे, तो उसके लिए साजगार माहौल चाहिए। प्रिपरेशन सब पार्टी को करना चाहिए, तैयारी करो और फिर शरेआम मुकाबला करें। मुद्दे तो ये बनाते हैं, विभाजन जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदू मुसलमान का विभाजन, तमाम इनके पास यही मुद्दे हैं। ये डेवलपमेंट की ये बात करें, अगर डेवलपमेंट की होती तो मुझे बताइए 7 साल में तो छोड़ो, पिछले 1 साल में डॉक्टर और नर्सें लगाई होती तो आज इतने लोग नहीं मरते, 2000 आदमी। आपने 3 दिन में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाकर के कहा कि 300 नर्स भर्ती करो, इसका मतलब कि 300 नर्स कम थी और उसको 3 दिन में लोगों को लगाना पड़ा, जो भी आया उसको लगाया। तो बताइए कि बीजेपी को जवाब देना है कि आज ठेकेदारी आपके पास है। कश्मीर में फिर उन्होंने लोग बचाए, ऑक्सीजन प्लांट कश्मीर में उतर रहे हैं जर्मनी से, कश्मीर में ऑक्सीजन प्लांट लग गए 6 महीने साल के अंदर, जम्मू में क्यों नहीं लग सकते? कौन जिम्मेवार है, कौन जवाब जम्मू में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उसके ऊपर आपके किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लोगों का कोई प्रोटेस्ट उस चीज़ के ऊपर नहीं नजर आया। खासकर मैं बात करूं, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के घरों के साथ साथ जो है वो दुकानें ओपन की जा रही हैं। किस किस चीज़ पर प्रोटेस्ट करें? बिजली पानी नहीं है 18-18 घंटे, मुझे बताइए। महंगाई की इतनी तबाही है, कोरोना से लोग मार रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। हर चीज़ पे हमने प्रोटेस्ट किया। ये तो डिजिटल पॉलिसी इन्होंने बनाई, आज इनको जवाब देना है। शराब की दुकानें जम्मू सूबे में, कश्मीर में 1 या 2 दुकान है। जम्मू का मैंडेट बीजेपी के पास है 7 साल से, MLA MP सारे, वो लोग भी मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के साथ ही होंगी। उन्होंने कहा बीजेपी के दफ्तर में जा करके कि हमने आपको दे करके गलती कर दी, आज वो सारे बेकार किया, हमने तो कुछ शराब के ठेके लिए नहीं। इसलिए जो ठेकेदार इन्होंने लाए, क्या इनके साथ ही होंगे, कई इनके फैमिली के परिवार के लोग, तो इन्होंने ठेका करवाने वाले ये, बेचने वाले ये, अब दुकानें सरकार इनकी फैसले करने वाले ये, उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? हमने कहा, मैंने भी कहा कि गलत है, लेकिन आप नीलामी कर रहे हैं। और मुझे बताइए कि जो दुकान पहले पिछले साल उसने 25 लाख का प्रॉफिट कमाया, आज वो 70 लाख कैसे कमाएगी? इसका मतलब कहीं से कहीं 2 नंबर से आप जम्मू को नशेली बनाना चाहते हो। ये जम्मू वालों को समझ आ रही थी, समझ आ रही है। अब दुकानों पे जिस लोकेलिटी में होगा वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने दुकानों के लाइसेंस नहीं दिए। भाई लाइसेंस नहीं दिए, लाइसेंस तो 70 साल में अगर इतने लाइसेंस किसने लिए हैं? उसके बाद वो लोग जो कम 20 लाख कमाते थे, जो ओनर था जिसने दुकान चलाई 5 साल से, उसने उसकी बोली 20 लाख दी, और दूसरा लेने वाला जो आया उसने 70 लाख दे दी। तो बताइए वो 70 लाख कहाँ से पैदा करेगा? वो या तो होम डिलीवरी करेगा, या कोई और तरीका करेगा। ये सरकार को देखना है। सब मिली भगत से यहाँ नशा ही नशा हो जाएगा।
और वो लोगों का खतरा ठीक था। हमने भी कहा कि इस बीजेपी से बचाओ। इन्होंने ये कहते थे मंदिरों का शहर है, एक दुकान किसी को मिलती थी तो बीजेपी और सारी जो है विश्व हिंदू परिषद, ये सारे लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, जम्मू खतरे में है, जम्मू के यूथ नशे में होंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं कि आज ना धर्म खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना जम्मू खतरे में है, ना जम्मू का यूथ खतरे में है। सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक उनकी है, उसमें आपका प्रोटेस्ट मेरा प्रोटेस्ट क्या चलेगा? इस लोकेलिटी से उठाएंगे उधर लगा लेंगे। वो तो जहाँ ऑब्जेक्शनेबल है वहाँ लोग लगा रहे हैं उनके साथ। हम तो बुनियादी इस चीज़ के खिलाफ थे कि आप जो कर रहे हो इससे अभी आगे के और पता लगेगा। उसके बाद तो कोरोना हो गया और मुझे पता लगा, मेरे एक इलाके में एक दुकान थी, 60 लाख के 3 दिन में उसकी बिक्री हुई। और ये सुनने में आता है सही क्या, और मुझे ये भी सुनने में आता है कि कई बीजेपी के लीडर या साथी, उनके भी कई परिवार के लोग गोली में शामिल थे। आज पता ही नहीं लगता कि आगे कौन है पीछे कौन है। जिस आदमी की औकात 5 लाख की नहीं है वो 50 लाख की गोली दे रहा है, उसके पीछे देने वाला कोई और है। नाम रविंद्र शर्मा का होगा और डोमिसाइल वो है, पैसा किसी और का है। चेक कर सकती है सरकार कि ये पैसा मेरा इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट कितनी है, बैंक में कितना था, ये रातों रात पैसा कहाँ से आया। तो बीजेपी से लोग पूछे, हम उनके साथ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पूछे चुनाव में। अब अगर चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और इन्हीं मुद्दों पर सरकार लोगों को वोट देना चाहिए। जो 70 साल से ये कह रहे थे, आज वही जम्मू के गली गली में कूचे कूचे में शराब की दुकानें खुलवाने का प्रयास करते हैं, खोल रहे हैं। और वो लोग जो यहाँ हमें खतरा है कि आप 20 लाख से 50 लाख या 70 लाख बनाने वाले हर जो नौजवान को कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उससे नशा बढ़ेगा। ये जम्मू के लिए खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर शर्मा जी, कांग्रेस के स्पोक पर्सन। काफ़ी सारे सवाल जो है इन्होंने खड़े किए हैं भाजपा के लीडरों के ऊपर या भाजपा के ऊपर कि जवाब दें किस तरह से जम्मू को नशे की तरफ धकेला जा रहा है, इसके पीछे कौन है, इस चीज़ का जवाब दें। उसके बगैर और भी काफ़ी सारे सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा जनता से कि आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर राय दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।